हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य का दूसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल किस मिश्र धातु से बना होता है। जी हाँ, आपके कई एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल बना होता है। मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल है ये नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। आप कहेंगे सर ये नाइक्रोम होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि नाइक्रोम जो है ये मिश्र धातु है। आप कहेंगे फिर जब ये मिश्र धातु है तो ये किस किस धातु का मिश्रण है? तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि नाइक्रोम जो है ये निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल किस मिश्र धातु से बना होता है। आप सभी कहेंगे नाइक्रोम से बना होता है, जो कि निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में सवाल ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप अपने घरों में कपड़ा प्रेस करते हैं उसका जो कॉइल होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो आप सभी याद रखेंगे सर नाइक्रोम से बना होता है। तो आप इस चीज़ को चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन दोनों का जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है सर? नाइक्रोम से बना होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे सर? टंगस्टन याद रखेंगे। और हाँ, ध्यान में आपको ये भी रखना है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो W होता है। आप कहेंगे सर टंगस्टन का सिंबल W क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इसका सिंबल टंगस्टन के लैटिन नेम वॉल्फ्राम से लिया गया है। इसीलिए टंगस्टन का सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? W लिखते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हमारे घरों में जो सुरक्षा डिवाइस के रूप में, सेफ्टी डिवाइस के रूप में फ्यूज लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे हुए होते हैं, उसमें कौन सा तार उपयोग किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो तार होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है। तो मेरे मित्र, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपके घरों में जो फ्यूज होता है उसमें कौन सा तार का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर लेड और टीन से बने तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं सीसा और टीन से बना जो मिश्र धातु होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में किया जाता है। आप इन सारे छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 2, बड़ा ही आसान सा चीज़ है। क्या लिखा है मैंने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जी हाँ, आप सभी याद रखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से, जिसके होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि आपके बॉडी में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आप सभी याद रखेंगे कि जो सर श्वसन की प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और ऊष्मा दोनों निकलती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तब वो किस टाइप का रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो सरल भाषा में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको घटित होने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो वो क्या कहलाएगी सर, ऊष्माशोषी कहलाएगी, इंडोथर्मिक कहलाएगी। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दे दो। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किसके उपस्थिति में होती है, तो आप सभी कहते हैं सर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। भाई यहाँ पे सूर्य प्रकाश क्या कर रहा है, तो सर ये ऊष्मा प्रदान कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, इसीलिए आपका प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, आप सभी कहेंगे सर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है सर पॉइंट नंबर 3, आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। मेरे मित्र हमेशा याद रखेंगे जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है सर, विटामिन सी की कमी हो जाती है। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है सर, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने करा, तो विटामिन को हम लोग फांक जाते हैं, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। आपका जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम क्या होता है। जी हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम के दूध का केमिकल नेम क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर ये मैग्नीशियम का दूध क्या होता है। भाई मेरे इसी को हम लोग इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और अब आप सभी को याद आ गया होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर MgOH2 को बोलते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है नाम सर, रासायनिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हाँ आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मैग्नीशियम के दूध का केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आप क्या जवाब देते, MgOH2। आप सभी कहेंगे कि सर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो भाई मेरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ एंटासिड के रूप में होता है। यानी कि जब आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाता है या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए डॉक्टर आपको किसका घोल लेने का सलाह देता है, तो सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने का सलाह देता है। और ये क्या होता है सर, तो सर ये MgOH2 होता है, जिसका रासायनिक नेम क्या है सर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाता है कि एंटासिड के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटासिड के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो अगला पॉइंट है सर बहुत ही आसान सा, लेकिन रिवीजन कराना जरूरी था। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 HP इक्वल टू डैश वाट। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर 1 HP में 746 वाट होता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये HP क्या होता है, तो सर इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर। और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्वशक्ति कहते हैं। और अगर आप गांव घर से बिलोंग कर रहे होंगे तो जब आप लोग मशीन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि हमको 1 HP का चाहिए, 2 HP का चाहिए, 7 HP का चाहिए। तो HP का मतलब हॉर्स पावर, जिससे मशीनों की शक्ति को मेजर किया जाता है। और 1 HP में कितना वाट होता है, तो सर 746 वाट होता है। मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तब आपका जवाब क्या होता। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो आप कहेंगे 3.6 × 10⁶ जूल होता है।
ध्यान में रखेंगे। किलोवाट आवर ये ऊर्जा की इकाई है, जबकि यहाँ पे जो HP है और यहाँ पे जो वाट है ये किसकी यूनिट है सर, शक्ति की यूनिट है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। जी हाँ, आपसे सवाल करा जाता है कि वाटर गैस निम्न में से मिश्रण होता है। अब आपको ये मालूम रहेगा तब ना कि ये किसका किसका मिश्रण होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाटर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है सर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाटर गैस क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का ईंधन है, यानी कि फ्यूल गैस है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाटर गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर वाटर गैस का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है या फिर ग्लास मेकिंग में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे कांच वगैरह बन रहा होता है वहाँ पे वाटर गैस का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस क्या है सर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन कौन सा है। जी हाँ, आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन कौन सा है। प्रोड्यूसर गैस, आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोड्यूसर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर प्रोड्यूसर गैस का उपयोग लोहा और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, या आप कह सकते हैं कि लोहा और स्टील के निर्माण में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है, जो किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, बड़ा ही आसान सा चीज़, और आप सभी ने कई दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, समस्थानिक को ही इंग्लिश में हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं, और जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। आप सभी कहेंगे सर 3 समस्थानिक हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटियम कहलाता है, जिसका परमाणु भार 1 होता है। दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम कहलाता है, दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम कहलाता है, जिसका परमाणु भार 2 होता है। और तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम कहलाता है, जिसका परमाणु भार कितना होता है सर, 3 होता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है। जी हाँ, बात करी जा रही है कलर ब्लाइंडनेस की। किसकी बात की जा रही है सर, कलर ब्लाइंडनेस की। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है उसको ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए हम लोग को किसी भी प्रकार की लेंस की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज संभव नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है सर, आनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज संभव नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है। आप कहेंगे कोई लेंस से नहीं। आप क्या कहेंगे सर, कोई लेंस से नहीं। आप सबों के मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है। तो मेरे मित्र, जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं उसके आँख के द्वारा हरे और लाल रंग का पहचान नहीं हो पाता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा रंग सही से नहीं दिख पाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा उसको हरा और लाल रंग सही से नहीं दिख पाएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अति चालकता की प्रतिरोध होती है। जी हाँ, बात करी जा रही है कि सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है। सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है।
भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी चालक तार का एक ऐसा गुण है जो उस चालक तार से बहने वाली धारा के प्रवाह का क्या करती है सर, विरोध करती है। तो अगर किसी चालक तार में प्रतिरोध क्या है सर, कम है, और किसी चालक तार में प्रतिरोध ज़्यादा है, तो दोनों में से किस में तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो आप कहेंगे सर जिस पे कम प्रतिरोध होगा उसमें तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा आप ये बताइए कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध बिल्कुल ही शून्य हो जाए तो उसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे सर विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाहित होगी। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिस चालक तार का प्रतिरोध बिल्कुल ही शून्य होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि अति चालकता की प्रतिरोध होती है, आप क्या कहेंगे? सर शून्य होती है। कितनी होती है सर? शून्य होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है सर? पॉइंट नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है? आप सभी याद रखना, फ्रेनोलॉजी। क्या याद रखेंगे? फ्रेनोलॉजी। अब देखिए आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। आपके एग्जाम में एक और ऑप्शन आपको मिलता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। अब देखिए इस दोनों का अक्षर कहीं ना कहीं सेम है लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। आपको पहला चीज तो ये ध्यान में रखना है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहेंगे हम लोग? फ्रेनोलॉजी कहेंगे। जब आपको कहीं भी नेफ्रोलॉजी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि किडनी का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, किडनी का जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग कहाँ पे करते हैं सर? तो नेफ्रोलॉजी में करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है? तो सर नेफ्रॉन होता है। किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को हम लोग फ्रेनोलॉजी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आपके बॉडी में जितनी कुछ भी संवेदनाएं होती है या जो कुछ भी आप थिंक कर पाते हो उन सब में जो सेंट्रल कंट्रोल होता है, केंद्रीय नियंत्रक होता है, वो कौन होता है सर? मस्तिष्क होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक और खास बात आप ध्यान में रखेंगे, हालांकि मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है लेकिन रिवीजन के लिए बता देता हूँ। आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप उन सारे को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अब आपको इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।